वो पर्दे के पीछे एक तरीके से काम करते हैं, सामने कम दिखते हैं, लेकिन वो भी किसान हैं, किसानों की बात को समझते हैं और तभी यहाँ पर आकर के उपस्थित है। हमारे साथ दीपा भाई हैं, इनको बड़े प्यार से लोग दीपा भाई कहते हैं। रामराज से आप यहाँ पर आए हुए हैं, इतने दिन से आप लंगर लगाए हुए हैं, आखिर क्या ऐसी दिल में भावना आई कि आप सारा कुछ ले करके बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर डटे हुए हैं? देखो जी, हम किसान हैं। जब हमारी 27 तारीख में रैली चली भैंसी गांव से, तो वहाँ टिकैत साहब ने कहा कि हमने दिल्ली बॉर्डर पे चलना है, तो हम चले हैं सारे। उसके बाद में 28 में यहाँ पर पहुँचे हम, और लगातार लंगर लेके हम यहाँ आते रहे हैं रामराज से, गुरुद्वारे से हमारे से। तो हमारे सिख कौम में एक ही चीज़ है कि भाई कहीं भी कोई चीज़ हो, लंगर ज़रूर चलना चाहिए, बस उसे लेके हम चले हैं। उसके बाद में हमने सिंगू बॉर्डर पे अपना टेंट लगाया। कहीं भी कोई परेशानी हुई, टिकरी बॉर्डर, सिंगू, ये गाजीपुर बॉर्डर, हमने तीनों जगह पर पूरा लंगर पूरा चल रहा है। है। त्याग, बलिदान और सेवा, जो ये सिख धर्म का मूल है, जो गुरु नानक साहब ने बताया, ये आज भी इस संप्रदाय में लेकर के लोग चल रहे हैं। और देश में कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति आती है, विपरीत परिस्थितियां पड़ती हैं, तो वहाँ पर ये संप्रदाय सबसे। वीर यादव जी का नाम यहाँ पर आया। आप इतने दिनों से यहाँ पर अपने किसान यूनियन लोक शक्ति को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं और राजनीति में भी बहुत सक्रियता आपकी है, तो कैसे यहाँ से जुड़ाव हुआ? और खासकर अभी गवर्नमेंट में जो ये कानून आया है, कानून को लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं, उसे किस हिसाब से आप देखिए, राजनीति की बात तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीति तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसान की औलाद हैं। सबसे पहले हमारे लिए किसान है, राजनीति बाद में है। और जहाँ तक रही राजनीति की बातें, अगर राजनीति पे ही आ जाओ तो सन 1948 में जब प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे, तो नेहरू जी ने 2 आदेश पारित किए थे। आपको बता दें, इस देश को भी बताना चाहते हैं अपने उससे। तो उसमें सबसे पहला था कि हमारी किसानों की ज़मीन को कोई विदेशी फार्म या अपने देश की कोई फार्म पहले, हाँ, कोई पहले तो विदेशी लोग तो खरीद नहीं सकते, और अपने देश का कोई भी व्यापारी लीज पर नहीं ले सकता, क्योंकि ज़मीन किसान की माँ है। और किसान इससे ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे माँ से बेटा जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहला कानून 47 में देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद में 48 में नेहरू जी ने 2 कानून बनाए थे, एक की ज़मीन पर और एक बिजली पर, कि ना तो हमारी ज़मीन को कोई लोग खरीदेगा, विदेशी लोग खरीदेंगे, और ना ही कोई लीज पर लेगा। और दूसरा, क्योंकि बिजली सबकी ज़रूरत है, ये बिजली कभी भी निजी हाथों में नहीं जाएगी, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। और इन्होंने जब से ये सरकार आई है, क्योंकि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ जो गोदी मीडिया है, जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल चैनल हैं, सब बिक गए। और खरीदे किसने? अंबानी, अडानी। और प्रधानमंत्री मोदी को अंबानी, अडानी ने उनको भी खरीद लिया। तो आज ना तो हमारा मीडिया है, ना हमारा प्रधानमंत्री है। तो इन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो नेहरू जी ने जिन आदेशों को देश हित के लिए बनाया था, जिन कानूनों को देश हित के लिए बनाया था, सबसे पहले इन्होंने उन्हीं कानूनों को बदलकर हमारी ज़मीनों को अंबानी, अडानी का हाथ में देने का काम किया। जो बिजली है वो हमारी नहीं, सिर्फ किसानों के लिए नहीं बनी बिजली मजदूर के लिए भी है, व्यापारी के लिए भी है, किसान के लिए भी है, सबके लिए है, सबकी ज़रूरत है बिजली। आज मेरा एक सवाल है आपसे, वो भी प्राइवेट कर दी। लगातार वो कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो हिंदुओं की बात कर सकती है। नहीं, हम हिंदू नहीं है क्या? मुझे ये बताए, मेरा नाम उदयवीर यादव है, हम हिंदू नहीं है क्या? जब मैं प्रताड़ित होकर 3.5 महीने से यहाँ बैठा हूँ, तो और भी हमारे जाट भाई हैं, हमारे गुजर भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे और बहुत सारे भाई हैं। और नहीं, सिखों को भी छोड़ दो, मुसलमानों को भी छोड़ दो, क्या हम ये हिंदू नहीं है क्या? मुझे ये बताइए, जो भगवा धारण कर लेगा क्या वही हिंदू है? या बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वही हिंदू है? या जितने बलात्कारी विधायक सांसद है क्या वही हिंदू हैं? अभी तो यही मानक बना के रखा है भाजपा ने। नहीं तो अब ये मैं बता रहा हूँ ना, जितने बलात्कारियों सांसद और विधायक हैं, जिनको इन्होंने टिकट दिया, जो इनके विधायक और सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, जो इनके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी हैं, जो इनके पद पर बैठे हैं, पद पर विराजमान हैं, वो लोग हिंदू हैं। सर, आप यादव समाज से आते हैं, लेकिन जो
हमारे कृषि मंत्री वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि ये एक प्रदेश और एक कौम का आंदोलन है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कौम, किसान की कौम बता दो। नहीं, वो कह रहे अगर कौम की बात करते हैं तो आप नरेंद्र तोमर जी, आप कृषि मंत्री हैं, आप मुझे ये बताएं 1 बीघा जमीन में कितनी सरसों का बीज लगेगा? आप कृषि मंत्री किसने बनाए? मुझे ये बताएं 1 बीघा जमीन में 1 बीघे में कितना बाजरा लगेगा? आप मुझे ये बताएं 1 बीघा जमीन में अगर हम बोने जाएंगे तो 1 बीघा जमीन में कितना गेहूं लगेगा? 1 बीघा जमीन में कितना ज्वार लगेगा? 1 बीघा जमीन में कितना मक्का लगेगा? आप जवाब दे दे। मैंने पाँच बताए, 5 में आप मुझे 2 के जवाब दे दे। आप कृषि मंत्री हैं, आप कृषि मंत्री तब बन सकते थे अगर अदर सरकार में होते ना, तो तब कृषि मंत्री बन सकते थे जब आपको ये पता होता है 1 बीघा जमीन में कितना बीज लगता है, कितना यूरिया लगता है, कितना DAP लगता है, और एक फसल को उगाने में, हमारी गेहूं की फसल है उसमें कितने पानी लगते हैं, कितने, और हम मक्का बोते हैं उसकी कितनी बार नलाई होती है, ईख बोते हैं उसकी कितनी बार नलाई होती है। ईख अगर हम गन्ने की खेती करते हैं उसको 2 बार बांधना पड़ता है। वैसे तो इनके साथ ली है, उसको लेकर आप क्या कहना नहीं, सरकार के पास जवाब ही नहीं है भाई। बैठी हो? ये जो किसान है, पहले किसान अनपढ़ होता था, आज किसान के बच्चे इंजीनियर भी हैं, रेलवे में ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस में भी है, BSF में सबसे ज़्यादा किसान का बेटा है। जो सरहद पर जान गंवाने के लिए बैठा है वो नरेंद्र मोदी के गुजरात का बेटा नहीं बैठा, हमारे हिंदुस्तान का किसान का बेटा बैठा है सरहद पर जान गंवाने के लिए। आप उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देते। हमारे 45 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, आपने शहीदों का दर्जा नहीं दिया। मतलब क्या किसान ही है क्या देश के अंदर जो हर तरह से मरने के लिए बैठा है? अरे ये व्यापारी, ये गुजराती ठग, अरे अपने बेटे भेज दो, एक परिवार से एक ही भेज दो। बेटा नहीं है उनका, कहाँ से भेजा? नहीं, एक परिवार से एक बेटा भेज दो सरहद पे। अगर 4 शहीद हुए ना, 400 लोग बाहर हो जाएंगे, गुजरात छोड़ के पाकिस्तान चले जाएंगे। ये जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आर्मी की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं। बट ये तो अपनी इमरजेंसी से डर जाते हैं। पता चला कि मोदी जी इमरजेंसी में छुप के बैठे थे। देखिए, मोदी जी इमरजेंसी के दौरान छुप के बैठ गए थे। यार अब एक सीमा पे क्या जाएंगे? यार एक बात बताओ, आप मीडिया कर्मी हो, जो आदमी अपनी घरवाली से छुप के बैठ गया हो वो किसके सामने खड़ा हो जाएगा? आप बताओ, जो आदमी अपनी घरवाली से छुप के बैठा हो वो किसके सामने आएगा? उसे हमारे नजर में ये बोलते हैं जो अपनी घरवाली का नहीं हो, किसी का नहीं। ठीक, सही बात है। महिला सशक्तिकरण की पंचायत चुनाव आ रहे हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो जी। किस नजर से देख रहे हैं? भाई हरियाणा, पंजाब ने जवाब दिया, उत्तर प्रदेश और जितने भी हमारे सटे हुए प्रदेश हैं ऐसे ही जवाब देंगे, बराबर भरपूर देंगे। आज हमारे प्रदेश का नागरिक जागरूक हो चुका है। हमारे राकेश टिकैत जी कल से बंगाल में है, और ऐसे ही जितने भी हमारे किसान नेता हैं, हर किसान नेता ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा, जिस प्रदेश में चुनाव होगा वहाँ बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि कौन कहता है? अभी निकाय चुनाव हुए थे पंजाब में, आपने कितनी फतेह की? आपके खट्टर साहब की रैली हुई थी, उनको खच्चर बना दिया हरियाणा में, हेलीकॉप्टर ऊपर घूमता रहा, नीचे नहीं उतरने दिया। आपकी कितनी फतेह हुई? आपका JJP का एक विधायक बबली, वो कहता है जी लोहे के हेलमेट, लोहे के कपड़े, लोहे का कच्छा तक, जो आदमी अंडरवियर भी लोहे का बनवाने की बात कर रहा हो, कितनी फतेह हासिल हुई आपको? बंगाल के चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, उसको लेकर देखिए, बंगाल में हमारी किसान सेना पहुंच गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत, सारे हमारे किसान सेना पश्चिम बंगाल में लोगों को जगाने का काम कर रही है, और जितना हमसे प्रयास होगा जगाएंगे। उत्तराखंड के CM ने इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, उत्तराखंड के CM जो आधे, देखिए ये आधे कच्चे वाले थे, उनकी फुल पेंट हो गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था हमारी फुल पेंट होने के बाद में चड्डी भी उतर जाएगी। आज उनकी पेंट तो उन्हें फुल दे दी, लेकिन चड्डी उतार दी। सर, पिछले दिनों बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन पर जो हमला हुआ उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये अभी जब अमित शाह के जब अमित शाह अपनी सभा के ऊपर पेट्रोल पंप से हमले करवाता है अपने आदमियों से, और तब कहता है कि TMC के गुंडों ने हमला किया, पेट्रोल पंप छोड़े हमारे ऊपर।
ममता बनर्जी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है इन्होंने, जवाब दे। एक तरफ तो कहते हैं नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान करो, एक तरफ एक बेटी के ऊपर या बहन के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हो आप, तो ये कौन सा है? सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। सीबीआई भी तो इनका तोता है। अरे सीबीआई चुनाव आयोग इनके तोते हैं। अभी आपने बिहार चुनाव देखा, जो लोग जीत के बाहर कह दिया था आप जीत के बाहर जीत गए, बाहर चले जाओ, रात को 1 बजे मीटिंग होती है, आप हार गए। ये कौन सा तरीका था भाई? आप अगर सुनो, हिंदुस्तान के अंदर लोगों का जमीर जागता है, ईवीएम बैन करवा दो, एक दिन में पता लग जाएगा ना नरेंद्र मोदी कौन है और कौन था, क्योंकि हिजड़ों की जांच नहीं होती। देखिए यार हमारा लाल हम लोग परिवारवादी है, हमारे 4 बच्चे हैं और ये कानून बनाते हैं कि 2 बच्चे ही होने चाहिए। अरे तेरे बस की बच्चा पैदा एक करना नहीं, दूसरे के 2 बच्चों पे बैन लगा रहे हो तुम। कोरोना की वैक्सीन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। नहीं यार, एक बात बताए पत्रकार बंधु भाई, ये कोरोना की वैक्सीन आपने लगवाई? अभी तो नहीं लगवाए। नहीं लगवाई ना, क्यों नहीं लगवाई? कनाडा सपोर्ट कर रहा था। नहीं, आप 1 मिनट भाई, आपको जाना चाहिए था कोरोना वैक्सीन लगवाने, क्योंकि हमारे देश में जो बीमारी आई थी तो उससे दवाई बाद में आई, ठीक ज़्यादा पहले हो गए। सर रिकॉर्ड दर टीके लगे हमारे देश में। नहीं अबे भैया, रिकॉर्ड दर जितने टीके लगे तुम्हारे देश में, हमारे देश में या किसी देश में, वैक्सीन तो बाद में आई है, उससे ज़्यादा। मान लो हमारे यहाँ 1 करोड़ 10 लाख बीमार हुए, 1 करोड़ 8 लाख बिना दवाई के ठीक हो गए, 2000 तो बचे, 2 लाख ही तो बचे। कौन बीमार हो गया? जब 2 लाखों को जरूरत नहीं दवाई की, क्यों दे रहे हो तुम जबरदस्ती? आप बिहार में दे रहे थे, बिहार में फ्री दे रहे थे। क्या हिंदुस्तान के अंदर बिहार ही है? जब बिहार में चुनाव था आपने कहा भाई बिहार में फ्री वैक्सीन देंगे। उत्तर प्रदेश क्या बांग्लादेश में है? दिल्ली क्या नागालैंड में, उसमें चीन में, या और जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी प्रदेश हैं, क्या ये विदेशों में बसे हुए? एक बिहार ही था। आज 1 मिनट भाई, रुक जाइए 1 मिनट, जब आप बताएं आज महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, कोरोना हमारे पास नहीं आया। लाल किला बिकवा दिया हमारा। हमने तो कुछ भी ना भाई या तो कोरोना हमसे डर रहा है, या ये गोदी मीडिया हमसे डर रहा है, या मोदी।